के साथ वर्षा शर्मा रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। राजस्थान के जालौर स्थित रतेश्वर महादेव मंदिर में महायज्ञ और विशाल धर्मसभा का आयोजन किया गया। इस भव्य धार्मिक कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। इस बीच सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नाथ संप्रदाय और खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, योगेश्वर और हजारों की संख्या में श्री मंदिर के इस उत्सव समारोह में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित बहन और भाइयों, श्री मंदिर के इस पावन आयोजन में आप सबसे इस मंदिर में, इस पावन धरा पर योगीराज जालंधर नाथ जी महाराज की इस पावन साधना स्थली का दर्शन करने, यहां की सिद्धि और साधना के प्रभाव को, उस आध्यात्मिक प्रभाव को आत्मसात करने का सौभाग्य हम लोगों को एक बार फिर से प्राप्त हुआ है। बड़ी आध्यात्मिक अनुभूति और आनंद की अनुभूति हम लोगों ने कल से यहां पर ली है। इस पूरे आयोजन को इस कुशलता के बावजूद यहां पर आयोजित करने के लिए मैं महंत पीर गंगानाथ जी महाराज को, जिन्होंने ब्रह्मलीन महंत पीर शांतिनाथ जी महाराज के जो भी उनके द्वारा आसाद की गई थी, उन कार्यों को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। अनुसम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में और दुनिया के अंदर देशों की संख्या 200 से ज्यादा है, लेकिन भारत जैसा कोई नहीं है। आप सोचो ना, ये श्री मंदिर में जालोर शहर से यहां पर पहुंचने में व्यक्ति जब चलता है, जालोर शहर से पैदल चले तो 1 घंटा कम से कम उसको लगता है। पहले शांतिनाथ जी महाराज ने, अब गंगानाथ जी महाराज ने यहां पर आने का अच्छा मार्ग बना दिया है। के नवनिर्माण के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यहां पर पधारे थे पूज्य शांतिनाथ जी महाराज के सानिध्य में। उस समय के आयोजन में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सेवी में देख रहा हूं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है। हजारों की संख्या में यहां का आध्यात्मिक प्रभाव अलग ही है। हम लोग हजारों की संख्या में यहां पर एकत्र हैं, कोई भय नहीं, हर व्यक्ति में निश्चिंतता है। इस आध्यात्मिक प्रभाव में हर व्यक्ति डूब करके आनंद से भाव विभोर है, उन सिद्धों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। राजा मानसिंह के प्रति, जिन्होंने इस मठ के नवनिर्माण में सबसे पहले योगदान किया था, यहां के उन वीरों और वीरांगनाओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है, जिन लोगों ने इस सबके संरक्षण में अपना योगदान दिया था। और मैं कल से लगातार देख रहा हूं, मनुष्य की बात तो दूर, मैं तो कल से देख रहा हूं यहां के जीव जंतु में भी बाबा जी बंदरों के लिए भी कहा बनाया है। तो मुझे आनंदनाथ जी ने बताया कि यहां पे जो है
ये बंदरों का ही चौराहा है। हम लोग रुके, तब तक ढेर सारे बंदर वहां पे आ गए। और अक्सर हम देखते हैं कि बंदरों का स्वभाव होता है ना कि वो छीना झपटी करते हैं, बहुत शालीनता के साथ। यानी मनुष्यों को भी सीखना चाहिए। क्या शालीनता थी। हमने एक को रोटी दी और रोटी खाने लग गया। उसको मैं दूसरा दे रहा था, उसने तब तक दूसरी नहीं ली जब तक अपने हाथ की पूरी खा नहीं ली। आप मुझे सोचो कि अगर मनुष्य भी अपने जीवन में हड़पने की बजाय, संचय करने की बजाय, जिसके पास नहीं है उस तक पहुंचाने का भाव रख ले, तो दुनिया लोभ का संवरण करना भी एक साधना है, और इस साधना को भी अपने जीवन का हिस्सा बना देना, ये उससे भी परम साधना है। मैं भौतिक था, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं जीव जंतुओं के साथ और मैं देख रहा था, आया, उसने रोटी ली, उस रोटी को खाने लग गया। तब तक वह दूसरी रोटी नहीं लिया जब तक कि उसको पूरी खा नहीं लिया। अक्सर होता तो एक साथ अपने पास भी इकट्ठा कर लेता, लेकिन नहीं, वो आराम से एक रोटी खाया, फिर उसके बाद जब दूसरा दिया तब उसने दूसरा लिया। यानी ये भाव, वो आध्यात्मिक प्रभाव संतों के सानिध्य में, इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जहां पर साधना करते थे, उस पूरे क्षेत्र का प्रभाव भी वही आध्यात्मिक प्रभाव इतना प्रभावी होता था कि एक ही घाट पर शेर और गाय दोनों पानी पीते थे। ये आध्यात्मिक प्रभाव यही है। ऋषि मुनियों के आश्रम में जो कहते थे कि एक ही साथ सभी कुछ एक साथ उस आश्रम में निवास करते थे। और भगवान शिव तो उसके प्रतीक जो हैं, देखो ना, मां पार्वती दुर्गा की प्रतीक है, उनकी सवारी शेर है, और भोलेनाथ की सवारी बैल। आप मुझे बताओ, शेर छोड़ेगा क्या? गणपति की सवारी चौवा है, और भोलेनाथ के गले में नाग है। यानी उसका बहुत आसान शिकार होता है, लेकिन वो छेड़ नहीं रहा है। कार्तिकेय की सवारी मोर है, यानी वो मोर सांप का भी दुश्मन माना जाता है, लेकिन सब एक साथ मिलकर के जीवन चक्र को संचालित कर रहे हैं। यही जीवन है, जहां विरोध को भी अपने में समाहित करने की सामर्थ्य हो, और समाज की समतामूलक समाज को एकजुट करके हम एकता के सूत्र में आगे बढ़ाएं। और यही भारत है। भारत जिसने दुनिया को जीने की कला सिखाई, जीवन कैसे जिया जाता है, ये दुनिया को भारत ने सिखाया। और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिस देश के बारे में कहा जा सकता है कि यह देश बना है ऋषि मुनियों की साधना से, वीर और वीरांगनाओं के बल से, अन्नदाता किसानों के परिश्रम से, कारीगरों की उद्यमिता से, हस्तशिल्पियों की हस्तशिल्प से, और श्रमिकों के पसीने से इस देश का निर्माण हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम आयोजित सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 9000 लाभार्थियों को मिलेगा अनुदान राशि। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम योगी करेंगे लाभार्थियों का सम्मान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम आयोजित सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 9000 लाभार्थियों को मिलेगा अनुदान राशि। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी करेंगे लाभार्थियों का सम्मान।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम आयोजित सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमाम व्यवस्था की गई है। लाभार्थियों को मिलेगा अनुदान राशि और इसके साथ ही कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी लाभार्थियों का सम्मान करेंगे। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे, लाभार्थियों का सम्मान करेंगे, क्या कुछ अहम कार्यक्रम में देखने को मिलेगा? अमन, देखिए वर्षा, जिस तरीके से आज लगभग 4 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा और इसमें लगभग 90,000 जो लाभार्थी हैं उनको पहली किस्त मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजेंगे। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, कार्यक्रम में जो आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र है वो भी देते हुए नजर आ सकते हैं और विभिन्न जिलों के जो लाभार्थी हैं उनसे वर्चुअल संवाद भी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए, लखनऊ के इंदिरा गांधी में ये पूरा कार्यक्रम होना है, जिसमें लगभग 90,000 जो लाभार्थी हैं उनको स्वीकृति प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा और डीबीटी के माध्यम से सीधे जो उनके बैंक खाते हैं सिंगल क्लिक के जरिए उन सभी के जो लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में पैसा वो भेजा जाएगा। और जिस तरीके से बात की जाए, फतेहपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया के जो लाभार्थी हैं उसमें से एक जो लाभार्थी हैं उनसे वर्चुअल संवाद भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री, जिनसे जो उनके अनुभव हैं योजना में जो लाभ मिला है उनको, उनके अनुभव किस तरीके रहे उनकी भी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश सरकार सतर्कता के तहत कार्य कर रही है और लगातार जिस तरीके से जो धनराशि का जो हस्तांतरण है उसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है, तो साफ तौर पर सबके लिए आवास की जो संकल्पना है, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए चाहे प्रदेश सरकार की बात की जाए, तो लगातार उसमें केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला रही है और शहरी जो योजना है उसके लिए लगातार जो लाभार्थी हैं उनको जो पैसे जो उनकी जो धनराशि है उनको देने के लिए आज ये अहम और बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। वर्षा, अमन, क्या लगता है इस कार्यक्रम के जरिए से और लाभार्थियों को सम्मान प्रदान करने से किस तरह की पहल और किस तरह का लाभार्थियों में मनोबल बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जिस तरीके से वर्षा बात की जाए, ग्रामीण जो अंचल है उसको शहरी क्षेत्र में लाने का जो प्रयास है वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। हालांकि जिस तरीके से अगर बात की जाए, लगातार जो प्रदेश में जिस तरीके की जो विकास योजनाएं हैं वो लगातार, चाहे वो ग्रामीण अंचल की बात की जाए चाहे शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, लगातार सभी को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए लगातार जो प्रयास है वो उत्तर प्रदेश सरकार का चल रहा है, जिसके तहत ये जो आवास की जो स्कीम है, प्रधानमंत्री ग्रामीण स्कीम है, उसके तहत जो लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से जो राशि है वो भेजी जाएगी। और कहीं ना कहीं इससे पहले भी जब कार्यक्रम हुआ था तो जो खुशी थी लाभार्थियों के मन में वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थी, जिसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम है। और बड़े कार्यक्रम के साथ साथ जो आवास योजना है प्रधानमंत्री की, उसके तहत लगातार जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री द्वारा ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लाभार्थी हैं उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद उन सभी लाभार्थियों को जो उनका अनुदान है वो दिया जाए। तो साफ तौर पर सभी जो लाभार्थी हैं उनको आज एक बड़े कार्यक्रम के तहत जो उनका अनुदान राशि है वो देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। वर्षा, अमन, क्या कुछ व्यवस्था की गई है कार्यक्रम को लेकर, क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, जो कार्यक्रम की तैयारियां हैं वो फिलहाल पूरी हो चुकी हैं। जो लाभार्थी हैं उनको पूरी तरीके से सूचीबद्ध तरीके से उनको बुलाया गया है और लगातार जो
लाभार्थी हैं उनका आना शुरू हो गया है। पुलिस व्यवस्थाओं की बात की जाए, चाहे एलडीए इसमें जो व्यवस्थाएं हैं उनकी बात अगर की जाए तो लगातार सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। और अभी जब मुख्यमंत्री 4 बजे आएंगे और उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू होगा तो कहीं ना कहीं लाभार्थियों के मन में जब अपना स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करें तो कहीं ना कहीं अलग सा उत्साह भी उनके अंदर दिखाई देगा। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में जो लाभार्थियों को अनुदान राशि देने के लिए लगातार जो प्रयास है वो किया जा रहा है, और इसी के साथ साथ जो अनुदान राशि प्राप्त कर जो लाभार्थी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्साहित भी नजर आते रहे हैं पूर्व में। और आज की अगर बात की जाए तो लगातार जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं वो आ रहे हैं और अपने अनुदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनको अनुदान मिले और उसके बाद जो उनका जो घर है उसको पूरी तरीके से वो लोग बनवा सके। तो लगातार एक बड़ी पहल है, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, एक बड़ी पहल है। इस बड़ी पहल के साथ साथ लोगों का उत्साह और मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वर्षा, ठीक है मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वाराणसी के घाट पर विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती का आयोजन हुआ। हिमाचल प्रदेश की महामहिम राज्यपाल अपनी पत्नी और पारिवारिक सदस्यों के साथ रीति से पूजन में शामिल हुए और आरती के दौरान मंत्रमुग्ध नजर आए। उन्होंने गंगा सेवा निधि की विजिटर बुक में लिखा कि उन्हें गंगा की पवित्र आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राज्यपाल ने कहा कि भारत में नदियों को मां के रूप में पूजा जाता है और यह हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। देवरिया में राष्ट्रीय लोक दल की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का हवाला देते हुए जनता से विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने देश और प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए हैं। नहीं, देखिए इतनी हल्की बातें नहीं कही जानी चाहिए। मैं उनसे और ज्यादा उम्मीद करता हूं, शायद एक जिम्मेदार नेता होने के नाते। ये हल्की बातें हैं। भारत अपने स्थान पर खड़ा है, हमारे अच्छे रिश्ते हैं, रशिया से भी हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर से हैं, ईरान में शांति स्थापित हो इसके लगातार प्रयासरत हैं। जो भारत के मूल निवासी उस क्षेत्र में काम करते हैं, वहां पे स्थापित हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रावधान हो रहा है। और भारत के शिप्स को जो गैस लेके आ रही है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी लगातार भारत सरकार प्रयासरत है और वार्ता कर रही है। गैस के दाम बढ़े, बाकी जो विश्व में देखिए किसी भी वर्ग को अगर इंगित करके उनके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए तो गलत है, और इसमें मैं इसकी पूरी निंदा करता हूं। मैंने भी अपने स्तर पे इसके बारे में लोगों को अवगत कराया है और शीघ्र ही इन लोगों पर कार्रवाई होगी। इस प्रकार की जो चीज है ये निंदनीय है और इसमें हम लोग बहुत बवाल न खड़ा करें। मेरा ये मानना है तुरंत ही कार्रवाई होगी और इसको निकाला जाएगा, गलत है। उस पे भी कार्रवाई हुई थी कुछ हद तक, और मैं समझता हूँ इस प्रकार का किसी भी वर्ग के साथ। जिलाधिकारी शिवराय अवस्थी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आरपीएस की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य, सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य सहित सोसाइटी के पदाधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रतापगढ़ रोजगार और व्यापार की अपार संभावनाओं वाला जनपद है, लेकिन अब तक इसका समुचित विकास नहीं हो पाया। इसी उद्देश्य से राइजिंग प्रतापगढ़ सोसाइटी का गठन किया गया, जिसका मूल मंत्र रिफॉर्म और रिबिल्ड है और सोसाइटी का उद्देश्य जिले की सकारात्मक छवि बनाना, यहां मौजूद अफसरों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, बाहर रह रहे सफल लोगों को जिले से जोड़ना और सरकारी योजनाओं में जनभागीदारी बढ़ाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रतापगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मई माह में 2 दिवसीय कॉन्क्लेव आयोजित करने का प्रस्ताव है। जिले में मौजूद औद्योगिक क्षेत्रों और कृषि उत्पादों के माध्यम से विकास की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। तो वहीं बैठक में उप जिलाधिकारी सदर और इसके साथ ही डीसी मनरेगा संतोष कुमार सिंह और आरपीएस के सचिव अंकुर केसरवानी सहित कई अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे। गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक थी, इसका मैं अध्यक्ष हूं। माननीय जनप्रतिनिधिगण भी इसमें शामिल हैं और जनपद प्रतापगढ़ के जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा करने वाले लोग हैं, जिनमें शिक्षाविद हैं, जिनमें व्यापारी हैं, जिनमें उद्यमी हैं, जिनमें मीडिया के लोग हैं,
ऐसे लोगों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। इस राइजिंग प्रतापगढ़ सोसाइटी के मुख्यतः 4 लक्ष्य होंगे। एक तो प्रतापगढ़ के बारे में अच्छी इमेज बनाना, दूसरा प्रतापगढ़ में क्या अवसर हैं यहाँ पे जिससे कि आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, इसके बारे में। रामपुर में 2 पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे आजम खान की एप्लीकेशन पर सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। सजा के विरुद्ध दाखिल की गई इस एप्लीकेशन पर बहस पहले ही पूरी हो चुकी है। अब सेशन कोर्ट आज इस मामले में फैसले की तारीख तय कर सकता है। इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान भी सजा काट रहे हैं और दोनों फिलहाल रामपुर जिला कारागार में बंद हैं। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में कोर्ट ने पहले उन्हें सजा सुनाई थी। वाराणसी पहुंचे आसाराम बापू ने पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन किया और उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की। धाम के बाहर उनके अनुयायियों की भारी भीड़ जमा रही। बता दें कि आसाराम बापू को रेप मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन वर्तमान में उन्हें स्वास्थ्य आधार पर 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली हुई है। सीतापुर में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही को फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया, जिससे प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गई है। बताया जा रहा है कि 13 मार्च को कासमापुरा निवासी कुलदीप तिवारी ने मंत्री को फोन कर अजीबोगरीब अंदाज में बात की और धमकी दी है। जानकारी के अनुसार युवक ने मंत्री से कहा कि अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया होता तो बड़ा गलत हो जाता। इस पर मंत्री ने हंसते हुए पूछा कि क्या हो जाता, तो युवक ने बताया कि उसने फेसबुक पर पहले ही लिख दिया है कि उसके घर में गैस नहीं है और उसे तुरंत गैस सिलेंडर चाहिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। देहात कोतवाली क्षेत्र में आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में एक 900 रुपए के खाने के बिल को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान आधा दर्जन दबंगों ने ढाबे के कर्मचारी और संचालक से जमकर मारपीट की। आरोप है कि मारपीट के बाद दबंगों ने धमकियां दी और बेखौफ फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की तलाश में जुटी हुई है। संभल जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बेजवाई कोतवाली क्षेत्र के गांव मिर्जापुर के पास स्कूटी और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने 3 घायलों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। घटना की खबर मिलते ही अस्पताल में परिजनों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। और इसके साथ ही बता दें कि संभल में भीषण सड़क हादसा हुआ है और गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संभल जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बेजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव मिर्जापुर के पास स्कूटी और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। बलिया जिले के गढ़वाल थाना क्षेत्र के चिलकर मथाई रोड पर स्थित किराना स्टोर में देर रात अचानक से भीषण आग लग गई। इस हादसे में दुकान मालिक की पत्नी और उनका 5 साल का बेटा धीरज आग और धुएं की घुटन से दम तोड़ बैठे। बताया जा रहा है कि आग रात लगभग 2 बजे लगी और इसमें दुकान के साथ घर का हिस्सा भी जलकर खाक हो गया। हादसे के समय घर में सो रहे रितिका और धीरज आग से उठे धुएं की चपेट में आ गए। जब तक उन्हें बाहर निकाला गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी है। आग में लाखों रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया। पुलिस ने मां बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह करीब 3:30 बजे थाना गढ़वाल को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि चलकर में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उसमें आग लगी है। सूचना पर तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, तो यहाँ आके ये देखा गया कि बिल्कुल एकांत में एक मकान बना हुआ है, 2 मंजिला है, जिसमें थोक का व्यापार ये लोग करते थे, किराने का
पूरा सामान यहाँ पे रहता था जी। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सामान था। आग भी व्यापक रूप धारण कर चुकी थी। पूरे जनपद की जो फायर की टीमें हैं वो हमारी गाड़ियाँ और सभी अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। इस दुखद घटना में अभी तक एक करीब 4 साल का बच्चा जो यहाँ व्यवसायी नीरज चौरसिया के उनका है, उनकी पत्नी, उनकी दम घुटने के कारण बताया गया है कि मृत्यु हो गई है। बाकी अभी फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNT।